गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज धीमे लहजे में काफी सख्त बातें कह दी हैं। पहले तो पीडीएम से मुतालबा किया कि वो पीपल्स पार्टी और एएनपी से माफी मांगे, फिर एहतजाजन तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान भी कर दिया। पीडीएम का शो कॉज नोटिस वो इससे पहले ही फाड़ चुके थे। आज कह दिया कई इत्तेहाद बने और टूटे मगर शो कॉज की कोई मिसाल नहीं मिलती। बराबरी की सियासत पर यकीन रखते हैं और बराबरी की सियासत करना भी जानते हैं। दूसरे मामले का ताल्लुक हुक्मरान जमात से है। खुद को अच्छा टीम लीडर कहने वाले इमरान खान की टीम में एक और अच्छा टीम लीडर भी मौजूद था जो अब खुलकर सामने आ रहा है। बड़ी सियासी खानवादों से ताल्लुक रखने वाले 30 से ज्यादा अरकान ने जहांगीर तरीन का साथ देने का ऐलान किया है और अब तैयारी जारी है कि आइंदा इज्तिमा इससे भी बड़ा होगा। लेकिन क्या ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है? और आखिर में बात करेंगे चीनी की कीमत से मुतालिक। हमारे पैनल में बात करने के लिए आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, नासिर बेग चुगताई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अतर काज़मी आज के पैनल में शामिल हैं, नसीम सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं और मुजम्मिल सौरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। हमारा पहला सवाल ये है कि बिलावल ने पीडीएम को शो कॉज नोटिस जो था वो फाड़ दिया है और तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान भी कर दिया, तो अब ओपोजिशन की क़यादत किसके पास रहेगी? जनरल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप ठीक होकर वापस आ गए हैं। इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा, आपका भी और तमाम हमारे दोस्तों का शुक्रिया। पार्टिसिपेंट साथ होते हैं, आपकी नेक तमन्नाएं और दुआएं रब्बुल आलमीन ने खैरियत से अस्पताल से फारिग किया जी। अब ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, जिससे यूं लगता है कि आइंदा जो वो अपने इकदाम उठाना चाहते हैं वो भी एग्रेसिव होंगे और वो किसी की मर्जी के ताबे नहीं हों। उन्होंने पहले ही एक चेक दूसरों पे रख दिया है कि आइंदा ऐसी जरूरत ना करें कि हमसे आप एक्सप्लेनेशंस मांगें या हमें आप इस तरह लेटर लिख दें। और दूसरी तरफ उन्होंने जो ओहदे छोड़े हैं वो भी उन्होंने एक तरह से उनको ये याद दहानी कराई है कि हमें आपकी कोई खास परवाह नहीं है, आपके ओहदे जो हैं वो हमारे लिए मानी नहीं रखते, हम अपनी इंडिपेंडेंट सियासत करना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट सियासत आगे भी जाए। तो जब आप एक इंडिपेंडेंट रुख इख्तियार कर लेते हैं तो इत्तेहाद जो है वो बेमानी होकर रह जाता है, क्योंकि ये नजर आना शुरू हो जाता है कि दूसरे भी शायद कल को जहां उनको अपना मुफाद नजर आए वो भी इसी तरह करेंगे। तो इत्तेहाद की तो सारी जान इसी में होती है कि वो एक यूनिफाइड स्टांस के तहत चलें। आप इस तरह की रिएक्शन अगर दिखाएं तो लाजमी बात है कि इत्तेहाद के ऊपर उसका मनफी असर पड़ेगा। तो मेरे नुक्ता निगाह से तो ये पीपल्स पार्टी के अपने लिए तो हो सकता है कि बहुत अच्छा हो कि वो एक अपना एक उन्होंने मजबूत स्टांस रखा है और वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चलेंगे, लेकिन जहां तक पीडीएम के इत्तेहाद का ताल्लुक है उसके लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। ठीक है, एनबीसी, आपको क्या लगता है कि अब ओपोजिशन की सियासत क्या रुख इख्तियार करने वाली है? अजय, जो कुछ हुआ ये सब बड़ा ऑब्वियस था। ये हम सबको पता था, हम बात करते रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे कभी नहीं देगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम को लपेटने की बात कभी नहीं करेगी। और ये डिस्कस होता रहा, 1 साल से डिस्कस हो रहा था ये। लेकिन फिर अचानक जो सूरत हाल बनी वो ये बनी कि मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च से 3 रोज पहले इस्तीफों को मुंसलिक कर दिया लॉन्ग मार्च से, कि इस्तीफे बहुत ज़रूरी हैं, लॉन्ग मार्च उसके बगैर नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया कि अभी तो हम तय नहीं कर पाए क्या करना है, हमें अपनी मीटिंग करनी है, हम उसमें बात करेंगे। तो उस पर मौलाना ने लॉन्ग मार्च बोलते हुए कर दिया। मेरा ख्याल है गलती यहाँ हुई। अगर वो लॉन्ग मार्च करते और अपने इस्तीफे दे देते वो, तो शायद कुछ नया ईजान पैदा हो जाता। लेकिन मौलाना फिर घर चले गए और अब वापस आ रहे हैं, ईद के बाद दोबारा लॉन्ग मार्च की बात करेंगे। इस पूरे सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने वही किया जो उसे करना था। उन्होंने आज कह दिया कि जी हम तो इस्तीफे नहीं दे रहे। और ये भी कि अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये जो वो भी ऑब्वियस थी कि पीपल्स पार्टी पीडीएम नहीं छोड़ेगी। उन्होंने पीडीएम को नहीं छोड़ा, पीडीएम को वो कंबल हो गए। अब कंबल उन्होंने छोड़ दिया वो एक अलग बात है। इस पूरे दौरान जो बयानात आते रहे वो हालात को ख़राब करते गए। किरची किरची कर दिया बिलावल ने, एहसन इकबाल ने बर्बाद कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट पीडीएम ने हमें शो कॉज कैसे दे दिया। लेकिन इस दौरान जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम नहीं छोड़ी, दूसरी बात ये एएनपी की तरह, दूसरी बात ये कि मरियम नवाज शरीफ ने कहा है
कि ये मामला अब हम मौलाना फजल रहमान की दानिश पे छोड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान की दानिश जो है वो नवाज शरीफ की दानिश की तरह होगी। वो यकीन तो आप मशवरे कर रहे हैं उनकी बात कि पीडीएम में जो वायरस दाखिल हो गया है उसके इलाज की कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है और उसका इलाज सिर्फ इसी तरह हो सकता है कि एहतियात की जाए, बयानात से एहतियात की जाए, उल्टे सीधे मुहावरों के इस्तेमाल से एहतियात की जाए और मास्क बांध के मुंह पे रखा जाए तो शायद पीडीएम सरवाइव कर जाए, वरना मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। फासला भी रखा जाए। सोहरावर्दी साहब, एनवीसी पीडीएम वायरस की बात करें कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। वायरस में भी यही होता है कि एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल ना हो, तो पीडीएम के जो मामलात थे वो भी घर की बात घर में रहनी चाहिए थी। जो बातें बाहर निकली जिससे मामलात ख़राब हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा। और अगर ऐसा ना होता तो गलत बात थी। असल में आप देखें, तलाक और खुला का नोटिस चाहे फाड़ दिया जाए चाहे रख लिया जाए, दोनों सूरतों में वो मौसर हो जाता है। ये फाड़ देने से ना तलाक रुक जाती है ना खुला रुक जाता है। तो जब नोटिस जारी हो जाता है उसका मौसर होना भी तय हो जाता है। बाकी फाड़ना तो एक फितरती और एक आप समझें एक सेंटिमेंटल सी बात है, उसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब नोटिस जारी कर दिया गया तो तलाक का कह लें या खुला का कह लें, जिसको आप मुज़क्कर कहना चाहते हैं, जिसको मुअन्नस कहना चाहते हैं, ये सवाबदीद मैं आप पर छोड़ता हूँ कि उनको तलाक हुई या उन खुला हुआ। लेकिन बहरहाल जिस दिन नोटिस दिया गया उस दिन ये तय था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को अब पीडीएम में नहीं रखा जाना, और अक्सरियती जमातों ने ये फैसला किया। 9 जमातें एक तरफ थीं, 2 जमातें एक तरफ थीं। अब आप देखें, एएनपी जो बहुत खान अब्दुल गफ़ार खान की जमात है, वली खान की जमात है, वो कहती है मैं बलूचिस्तान में तो बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद में होंगी, सिलेक्टर्स के साथ मिलकर मैच खेलूंगी, लेकिन केपी में सिलेक्टर्स के ख़िलाफ़ मैच खेलूंगी। अब ये वली खान की और खान अब्दुल गफ़ार खान की कौन सी सियासत है कि एक सूबे में आप सिलेक्टर के साथ होंगे, एक सूबे में आप सिलेक्टर के ख़िलाफ़ होंगे? मेरे ख्याल में पीडीएम को उन्हें निकालना चाहिए था और ठीक निकाला। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले सिलेक्टर और सिलेक्टेड की बात की, इसलिए उनको पीपल्स पार्टी को पीडीएम बनाने का मौका भी मिला और उन्होंने उसको बनाया। लेकिन कई लोग असर के वक्त रोज़ा तोड़ देते हैं, हिम्मत जवाब दे जाती है, रोज़ा लगने लग जाता है या गलती से इंसान पानी पी लेता है। लेकिन दोनों सूरतों में अगर पीपल्स पार्टी ने असर के वक्त रोज़ा तोड़ लिया है तो रोज़ा टूट गया है। अब ये नहीं हो सकता कि जी वो रोज़ा कायम रह जाए और वो रोज़ा टूट गया है। वो बाप पार्टी के साथ चले गए हैं, वो सिलेक्टर्स के साथ चले गए हैं। जब उन्होंने सिलेक्टर्स के साथ जाने का फ़ैसला कर लिया, बाप पार्टी की मदद से अपोजिशन करने का फ़ैसला कर लिया, तो फिर वो उनका पीडीएम में उन्हें खुद ही छोड़ देना चाहिए था कि जी हमने पॉलिसी बदल ली है और हमने अपनी पॉलिसी रिविजिट कर ली है, लिहाजा मज़ीद हम पीडीएम के साथ नहीं चलना चाहते थे। तो लिहाजा ये तलाक और खुला भी मौसर हो गया है और दोनों की पॉलिसी भी फ़र्क नज़र आ गया है, बदली हैं पॉलिसीज़। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, अभी एग्जाम्पल दी सोहरावर्दी साहब ने एएनपी के हवाले से कि खान अब्दुल गफ़ार खान की पार्टी की कौन सी सियासत है। इसी तरह अगर हम पीपल्स पार्टी को भी देखें तो कोई भुट्टो की फ़िलॉसफी को लेकर अभी तक नहीं चल रहे, वो भी अपने मफादात देखकर आगे चल रहे हैं। आपको लगता है कि जो पार्टीज़ हैं उनको अपनी लेगेसी को लेकर चलना चाहिए, वो अपने सियासी मफादात को देखते हुए अब फैसले करेंगे आइंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सोहरावर्दी साहब ने सही मिसाल दी है। अब पार्टियों में वो चीज़ें रही नहीं जो खान अब्दुल गफ़ार खान के ज़माने में थी। या ये लोग जो थे ये प्रिंसिपल्स वाले लोग थे। पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो लेके उसको चल रही थी और उन्होंने साफ कह दिया था एक मौके पे कि जरदारी साहब का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं और उनको अलग थलग ही रखा हुआ था। अब तो मफादात की सियासत है और ये जो पीडीएम है, ये इस तरह के इत्तेहाद, सलमा, ये जो तब्दीलियाँ आती हैं ना, ये ग़ुलाम गर्दिशों से आती हैं। ये साजिशें जब होती हैं ऐवानों के अंदर, बादशाहों के महलों के अंदर हुआ करती थी, तब्दीलियाँ वहाँ से आती हैं। ये अवाम को सड़कों पे ले आए, ये इत्तेहाद बना लिया, ये जुलूस निकाल लिया, ये धरना दे दिया, इससे कुछ नहीं होता। और फिर आपने देखा कि आप तो खैर उस वक्त पैदा भी नहीं हुई होंगी जब से इनके इख्तलाफात चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो दुश्मनी है आपस में, वो नहीं भूल सकते। जिसको जिधर मौका मिलता है वो उसको पलटा मारता है। पहले तो उन्होंने पीपल्स पार्टी ने ये किया कि नून लीग को उन्होंने गड़ी खुदा बख्श बुला लिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि मुल्क को 2 लाख किया, उनकी कब्रों पे सिजदे करवा दिए।
उसके बाद आप देखें जो ही मौका मिला है उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया है। उन्होंने जब चेयरमैन सेनेट मुंतखब नहीं हो सके अपना यूसुफ रज़ा गिलानी, तो उन्होंने उनको हस्ब इख्तलाफ बनवा दिया और उन्होंने कह दिया, जरदारी साहब ने तो जब उनकी हुकूमत थी उसी वक्त कहा था कि भाई कोई भी ये जो मुआहदे होते हैं ये कुरान और हदीस नहीं होते हैं। और इसी तरह आपने देखा नवाज शरीफ साहब जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को नाहल करवाने के लिए काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। तो ये इख्तलाफात इनके अंदर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि एक PTI की गवर्नमेंट या इमरान खान की कदावर शख्सियत जो है उसके आगे इन सबको ढेर होके एक इत्तेहाद बनाना पड़ गया, लेकिन वो इत्तेहाद भी कामयाब नहीं हुआ। उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन आप देखें कि उनका धड़न तख्ता हो गया है और पीपल्स पार्टी ने अपनी सिंध हुकूमत को भी बचाया है और वो आगे भी जो है वो अपनी सियासी बसीरत को लेके चलना चाहते हैं। ठीक है अतर, जिस वक्त ये इत्तेहाद बना था तब भी इख्तलाफात मौजूद थे और दो जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी PMLN और पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, ये तो बहुत पुराने राइवल्स थे। इन लोगों का एक पेज पर आना ही सबके लिए बड़ी एक अजीब सी चीज़ थी, क्योंकि माजी में बहुत कुछ ऐसा हो चुका था जिसको ये लोग भुलाने के लिए तैयार नहीं थे। 2 कदम साथ चले, फिर से अलहदा हो गए, फिर इनको याद आ गई 90s की सियासत। तो क्या आइंदा कोई इम्कान बाकी है कि ये लोग मिलकर चलेंगे? क्या अब भी पैचअप की कोई गुंजाइश मौजूद है? देखिए, अगर हम माजी में जाएं तो वली खान साहब के साथ जो भुट्टो ने किया था वो भी सबको याद है। मौलाना औरत की हुक्मरानी के हवाले से क्या कहते थे वो भी हमें याद है। उसके बाद भी इत्तेहाद बने, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के हवाले से क्या कहते थे, फिर भी PDM बनी। लेकिन यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से कहा जा रहा है ना कि उन्होंने पेपर फाड़े और उन्होंने शोकाज फाड़ दिया है, उसके ऊपर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। लेकिन अगर हकीकी जयालों से बात करें तो वो तो कहेंगे कि आज भुट्टो की याद ताजा होगी। जिस तरह भुट्टो ने कौम मुत्तहिदा में कागज फाड़े थे, आलमी ज़मीर को झंझोड़ा था, तो आज बिलावल भुट्टो साहब ने PDM का शोकाज नोटिस फाड़ के वो याद ताजा करवा दी। तो ये वो सफर है जो जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी तक का तय हुआ है। अब आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे जो जमहूरी गुलाम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, वो कहेंगे कि जी जुल्फकार अली भुट्टो की रूह नजर आती है बिलावल साहब में। और वही जो आलमी ज़मीर को जिस तरह वो झंझोड़ते थे भुट्टो साहब कौम मुत्तहिदा में, बिलावल हमारी कौम के ज़मीर को झंझोड़ रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ मफादात की सियासत है। टू बी ऑनेस्ट, PDM आज अलहदा हुई है तो आप देखेंगे हो सकता है कि 10 दिन के बाद एक दूसरे के साथ ये इकट्ठे हो जाएं। यही हमने माजी में भी देखा है। वली खान साहब की बात हुई, खान अब्दुल गफार साहब की बात हुई, तो उनके साथ भुट्टो साहब क्या करते रहे थे, वली खान के साथ क्या किया था भुट्टो ने, हमें याद नहीं है। तो ये फिर भी वो आज ANP पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। तो ये हमारी सियासत का एक वतीरा है, हमारी सियासत का एक अनफॉर्चुनेट साइड है कि जहां पे भी मफादात होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और जहां पे भी डेवलपिंग कंट्रीज में डेमोक्रेसी होती है, जहां पे शरह ख्वांदगी कम होती है, वहां पे जमहूरियत में इसी किस्म की चीजें आपको बार बार देखते हैं और इसी किस्म की चीजें सामने आती हैं और वो जो तरक्की का ख्वाब है वो एक ख्वाब ही रह जाता है। हमारे सियासी रवैये मफादात के साथ वाबस्ता है। ब्रेक पे जाने से पहले NBC का पॉइंट ऐड कर लूं। NBC, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना मुजम्मिल रवानी में एक गलत हकीकत बयान कर गए, गलत बात बयान कर गए कि PDM ने ANP को निकाल दिया। ऐसा नहीं हुआ। ANP PDM से निकली है। उसने उनको कहा है कि तुमने धोखा दिया हमको और तुमने हमारे साथ बदतमीजी की है। दूसरी बात ये कि फाड़ने वाड़ने पर इतना जोर यहाँ पर आ गया, मेरा ख्याल है इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं थी। अगर जहाँ तक फाड़ने का ताल्लुक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ख़त राजा बाजार में फाड़ा था। इमरान खान ने टेलीफोन, बिजली के बिल जलसे आम में फाड़े थे। ये छोड़ दें इन चीज़ों को, सॉर्ट बातों पर जाएं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। सियासत मफादात का खेल है, सियासत मफाद का खेल है और ये दोबारा फिर मुत्तहद हो सकते हैं। ठीक है सरवर्दी साहब, वन लाइनर ऐड कीजिएगा। देखें, नोटिस के बाद जाने का ऐलान किया है ANP ने। जब तलाक का नोटिस मिल जाए तो फिर जाना तो तय हो जाता है ना। अगर इतनी बात थी तो नोटिस मिलने से पहले जाने का ऐलान करते हैं। अरे वो नोटिस है क्या? नोटिस किसने दिया है वो नोटिस? जो भी है उसी की गूंज है, जो भी है उसी की गूंज है, उसी को फाड़ रहे हैं। आप अभी उसी को फाड़ने की तशरीह दे रहे थे। अगर वो कुछ नहीं था तो उसको इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? अगर वो था। ठीक है, दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू आ गए। इसके साथ एक ब्रेक के जाने बढ़ने, वापस आकर दीगर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जहांगीर तरीन
तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसलसल सरगर्म है। पीटीआई अराकीन असेंबली से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। इतलात के मुताबिक वो 40 से जायद हम ख्याल अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली को मदऊ करने की तैयारियां भी कर रहे हैं और आज उन्होंने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हल्के का दौरा भी किया है। हमारा आज का सवाल ये है कि क्या हुकूमती मुश्किलात में इजाफा होने वाला है? एनबीसी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा रोज हो रहा है, मतलब जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना इजाफा हो रहा है हुकूमत की मुश्किलात में। कोई नई बात नहीं। जहांगीर तरीन एक और बदतरीन फैक्टर होंगे हुकूमत के लिए, ज़्यादा तंग करेंगे, परेशान करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था चिश्ती वाले बाबा का मसला है, उसी इलाके में वापस गए हैं वो, उसी हल्के में दौरा कर रहे हैं, वहीं पर इज्तिमा कर रहे हैं। वो टारगेट भी वही है उनका, तो परेशान तो वो कर रहे हैं। और परेशानी की एक वजह यह है कि उनके साथ जो लोग हैं वो खुफिया नहीं है, वो अलग साथ चल रहे हैं। वो उनके साथ अदालत भी गए हैं, वो उनके साथ इज्तिमात में भी गए हैं, डिनर उन्होंने शुरू कर दिए, जो उनका अशराफिया का ख़ास अंदाज होता है, खाने वाने वो भी शुरू कर दिए उन्होंने। वो प्रेशर डाल रहे हैं पीटीआई के ऊपर, इमरान खान पर एक प्रेशर डाल रहे हैं, और बाकी जमातें फजूल में शबाला बनने की कोशिश कर रही हैं। कोई उन्हें ओन करने की कोशिश कर रहा है, कोई उन्हें अपनी तरफ ललचाने की कोशिश कर रहा है। लगता ही है कि वो आ गए तो सारे मसाइल उनके पॉलिटिकल पार्टीज के हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी वो पीटीआई में रहेंगे, पीटीआई नहीं छोड़ेंगे। वो किसी भी कीमत पर पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। पीटीआई में रहकर वो कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि इमरान खान को आइसोलेट करें, और जब इमरान खान आइसोलेशन से मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ जाएंगे वो, बल्कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको यानी मुश्किलात अब बढ़ने वाली हैं। जनरल साहब, एनबीसी ने कहा कि मुश्किलात तो बढ़ेंगी, लेकिन अभी तक तो वो गवर्नमेंट के लिए होम्योपैथिक है, कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल उन्होंने खड़ी नहीं की। जस्ट इतना हुआ कि कुछ लोगों को बुला लिया खाने पे। देखिए, जहां तक शो ऑफ पावर का ताल्लुक है वो तो उन्होंने कर दी, खाने पे बुला के या अदालत में साथ ले जाके। तो उन्होंने एक ये इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि वो अकेले नहीं है, एक हमायत उनको खासी पार्टी में अपनी हमायत हासिल है, बावजूद इसके कि खुद नाअहल हो चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि ये क्या हमारी सियासत का कोई अच्छा पहलू है? यानी जब ये इंग्लैंड चले गए थे, जब ये इंक्वायरी सामने आई चीनी की और ये इंग्लैंड चले गए, तो पूरी ऑपोजिशन रोना रोती रही कि इनको एनआरओ दे दिया गया, जनाब ये चले गए हैं, और इमरान खान के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि अपने आदमी को हाथ डालते। आज जब हाथ डाला है तो फूलों की पत्तियां फेंकने वाले भी बाहर निकल आए हैं। यानी यही अवाम जिनका दुख रोया जा रहा था कि जी चीनी नहीं मिली, लुट गए लोग, और ये वो सारे इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी के साथ अब साथ भी खड़े हैं, और कोई उनको लालच भी दे रहा है। कोई कह रहा है जी हमें अप्रोच करें, तुम गौर करेंगे आपको साथ देने के लिए। ये तो गलाजत, सियासत नहीं गलाजत नजर आ रही है कि ना असूल ना अवाम। यानी जितना अवाम का रोना रोया चीनी के ऊपर इन लोगों ने, आज जब चीनी का केस आया, चले बाकी के अभी ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं या इनकी हुकूमत में भी एक आध होगा, उनकी भी बारी शायद आ जाए, लेकिन जो सबसे करीब था इमरान खान के, उसकी तो बारी आई हुई है। उसके ऊपर जब वो अदालत जा रहा है तो फूल की पत्तियां फेंकने का क्या जवाब है? और इसी तरह वो हजरात जो आज उसको ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी पार्टी में आएंगे, आने की ख्वाहिश करेंगे तो हम उस पर गौर करेंगे, उनका जमीर किधर गया हुआ है? ये वो बेशर्मी है और ये वो डटाई है, और यही वो हमारी इखलाकी गिरावट है सियासत की, जिसकी वजह से हमारा मुल्क या हमारे अवाम जो है वो किसी सही किनारे लग नहीं रहे। ठीक है, हम सिर्फ हर चीज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अवाम का रोना चीनी का वो भी हमने अपने लिए इस्तेमाल किया, और आज के लिए इस्तेमाल हो रही है। फूल की पत्ती फेंकने के लिए पहुंचेगा। ठीक है। अतर पीटीआई के लिए जो कुछ जहांगीर तरीन ने किया है वो अभी तक किसी और ने नहीं किया। अच्छा सियासी असर रसूख भी रखते हैं। फिर हम इलेक्शन से लेके हुकूमतों की तश्कील तक अगर देखें तो पीटीआई का भरपूर साथ दिया। उसके बावजूद अब ये वक्त है कि उनको खत लिख के वक्त लेना पड़ रहा है वज़ीर आज़म को अपनी मुश्किलात बताने के लिए। क्या ये दूरियां कम नहीं हो जानी चाहिए? दोनों को बैठ के बात नहीं कर लेनी चाहिए? देखें, इस वक्त पीटीआई के अंदर भी ना बड़ी कंफ्यूजन है। एक तो ये है कि कुछ लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मॉडल टाउन साने के जो मुल्जिमान थे उनको सजाएं हो गई? पनामा में जिनका जिक्र आता था कि उन्होंने मुल्क लूटा, उन सबको सजाएं हो गई? कितने लोगों को सजाएं हुई हैं कि आपने जहांगीर तरीन के खिलाफ भी मुकदमा कर दिया? हाँ, जहां तक ये ताल्लुक है उनका एहतसाब होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, बिल्कुल जरूर पूछना चाहिए। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया ना, पीटीआई के अंदर इस वक्त जहांगीर तरीन के
कद काठ का, सियासी कद काठ का एक भी बंदा नहीं है। पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में एक भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई मिनिस्टर, कोई MNA जो जाके किसी से बात करे तो लोग उसको सीरियसली लें और कहें कि ये इमरान खान का मौकिफ है। सिर्फ वाहिद इंसान थे जहांगीर तरीन साहब, जो गठजोड़ भी करते थे, लोगों के साथ सियासी इत्तेहाद भी बनाते थे, और उनको कहा जाता था कि वो ATM है, लेकिन उनका जो किरदार था ना, वो ATM से बहुत ज्यादा था। वो जिस तरीके से वो जाके सियासी इत्तेहाद बनाते थे, लोगों से मिलते थे, और लोगों को ये एतबार होता था कि जहांगीर तरीन जो बात कर रहा है वो इमरान खान की बात है, इमरान खान उससे मुत्तफिक है। अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक भी ऐसी शख्सियत नहीं है। ये वो सियासी नुकसान है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बार बार होगा। जहां तक उनके केसेस का ताल्लुक है, यकीनन उनको जवाब देना चाहिए, और मुझे लगता है कि अदालतें इसका फैसला भी करेंगी, सब कुछ सामने आएगा। लेकिन इसमें कुछ किरदारों ने अपना किरदार अदा किया, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, और उन्होंने जान के डाइवर्ट किया पूरे एहतसाब के अमल को, कंफ्यूजन क्रिएट की। इसलिए कि अमेरिका और बरतानिया जैसे मुमालिक में भी जब कोई इंक्वायरी होती है ना, तो यहाँ पे भी हुकाम कहते हैं कि अभी हम 3 इंक्वायरियां इकट्ठी नहीं खोल सकते, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। तो नैब की कारकर्दगी तो हमें पहले ही पता है। चल रहे हैं। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, जहांगीर तरीन के सियासी कदकाठ का कोई और आदमी नहीं है, जैसे अभी अतर ने भी बात की, तो अब एक पेज पर आने में क्या मसला है, और ये जो धड़ेबंदी चल रही है, क्या इसको ख़त्म करने के लिए PTI को कोई और स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? सलमा, हमारे मुल्क में जिस तरह की क़यादत होती है या लीडरशिप होती है किसी भी पार्टी की, उसके सामने कोई भी कदावर शख्सियत नहीं होता। आप देखें कि भुट्टो साहब के सामने मुस्तफ़ा जतोई साहब थे, परवेज़ पीरज़ादा साहब थे, गुलाम मुस्तफ़ा खर थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो वो कहीं के नहीं रहे। इसी तरह आप देख लें मुस्लिम लीग नून में जावेद हाशमी बड़े कद काट के थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उनका कोई हैसियत नहीं रही। तो जहांगीर तरीन ज़रूर उनका एक कद काट बना, लेकिन PTI की वजह से बना, और अगर वो इमरान खान को छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो खुद नाहल हैं इस वक्त, ना वो पार्टी बना सकते हैं, ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो लोग उनके साथ अभी हमदर्दी में ज़रूर जा रहे हैं और इमरान खान साहब को बावर कराना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि जितने भी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के मेंबरान ज़ियाफ़त पे गए थे जहांगीर तरीन की तरफ, उन्होंने यही कहा कि हम PTI के साथ हैं। हम ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो एक एसेट है PTI के, और इमरान खान साहब को इस मामले को देखना चाहिए। दूसरी तरफ सलमा, पाकिस्तान में अजीब व गरीब रिवाज जन्म लेते चले जा रहे हैं। ये हुकूमत को नहीं बल्कि अदालतों को इस बात का फैसला करना चाहिए कि जब किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है और अदालत आता है तो ये ढोल धमाके के साथ बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। आप अदालत में आएँ, अपना केस फेस करें और उसका जवाब दें। दूसरी तरफ आप बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं, तो जब तक केस चल रहा हो इन चीज़ों पे पाबंदी होनी चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब के अगर हाथ साफ है तो उन्हें चाहिए कि अदालत जाएं और अदालत से फैसला ले लें। ठीक है सरवर्दी साहब, जो कुछ PDM नहीं कर सकी वो PDM ने क्या अपने लिए खुद कर दिया जहांगीर तरीन की सूरत में, कि एक अलहदा धड़ा बनने जा रहा है और अब PTI के लोग तकसीम होना शुरू हो गए हैं? कहते हैं ना, दुश्मन मरे खुशी ना करो, सजना भी मर जाना है। बात यह है कि जहांगीर तरीन के साथ तो बहुत रियायत बरती जा रही है, लेकिन उन्हें यह रियायत भी काबिल कबूल नहीं है। आप देखें जिन इल्ज़ामात के तहत खुद शहजाद अकबर ने कहा कि 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम है जहांगीर तरीन साहब पर, इन्हीं इल्ज़ामात पर हमजा शहबाज ने नैब में 20 माह कैद काटी है, 90 दिन का रिमांड काटा है। शहबाज शरीफ अभी इन इल्ज़ामात के जेल में है। उनका के उनके जो है वो नैब में चलते हैं, इनके FIA में चलते हैं, इनको कबल गिरफ्तारी जमानतें मिलती हैं, उनको तो बाद गिरफ्तारी जमानतें भी नहीं मिलती हैं। तो बात यह है कि ये एहतसाब का दो अमल, हुकूमत अपना मारे तो छावें मारे, तो वो हुकूमत अपने बंदे को छावें ही मार रही है, कोई धूप में नहीं खड़ा कर रही। लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब का गुस्सा अपनी जगह कायम है कि मेरी मुर्गी, मेरी बिल्ली और मुझे मियाऊं मैंने ही बनाया और मुझे मियाऊं कर रहे हैं आज इनकी ये जुर्रत। तो अब वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और ये जो विनिंग हॉर्सेज उन्होंने इकट्ठे किए थे, जिस इशारे थे, जिन इशारों से जहांगीर तरीन ने विनिंग हॉर्सेज इकट्ठे किए थे, वही इशारे आज उन विनिंग हॉर्सेज को जहांगीर तरीन के साथ खड़ा कर रहे हैं। कोई ये PTI की, ना ये पहले PTI के थे ना ये अब PTI के हैं। जो इनको PTI में लाए थे वही इनको जहांगीर तरीन के साथ खड़ा कर रहे हैं। इसमें कोई कादावर शख्सियत वाला रौला नहीं है, ये कभी भी इमरान खान के लोग नहीं थे। ठीक है सरवर्दी साहब, वैसे आपने धूप छाओं की बात की, मरे हुए बंदे को क्या पता कि वह धूप में पड़ा है या छाव में। एक ब्रेक की जाने जाएंगे, वापस आकर धीरे पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। मुसाबकी कमीशन ने चीनी की कीमत मुकर्रर करने की मुखालिफत करते हुए इसे खिलाफ कानून करार दे दिया है। मुसाबकती कमीशन का कहना है कि पंजाब में चीनी की कीमत मुकर्रर करने से चीनी दूसरे सूबों को मुंतकिल होगी। इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी में भी इजाफा होगा, जिससे गरीब सारिफीन को इसकी ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ सकती है। सवाल यह है कि क्या मुल्क में चीनी की कीमत मुकर्रर होनी चाहिए? सरवर्दी साहब। बिल्कुल मुकर्रर होनी चाहिए और बिल्कुल मुल्की सतह पर मुकर्रर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाहौर में चीनी एक रेट पर बिके और कराची में एक रेट पर बिके। यूजुअली जो बेसिक नेसेसिटीज़ और कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं उनकी चीज़ें हुकूमत यकसा तमाम पूरे मुल्क में फराहम करती है, और अगर किसी जगह कोई ज़्यादा कीमत होती है तो उसका कोई जवाज़ होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, एरिया कोई ऐसा है, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें भी हुकूमत, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर काम ऐसे करना चाहिए कि पूरे मुल्क को, सिर्फ पंजाब में आप करके क्या करेंगे, अटक के पार फिर 105 रुपये हो जाएगी, रहीम यार खान से आगे 105 रुपये हो जाएगी, बोलो पूरे मुल्क में मुकर्रर होनी चाहिए। ठीक है, NBC। चीनी तो पहले 110 रुपये की मिल रही है, 80-85 कहाँ होगी। मुसाबकती कमीशन ने बिल्कुल सही कहा कि अगर पंजाब में सस्ती होती है तो सिंध स्मगल हो जाएगी। वो सिंध का आटा अगर महंगा होता है तो पंजाब का आटा सिंध आ जाएगा, और वो हो भी रहा है, मेरा ख्याल है स्मगलिंग शुरू भी हो गई है। तो ये कोई मसले का हल नहीं है। अगर आपको करना है तो मुल्क की बुनियाद पर करें, बैठ के करें, सब मिल के करें, वरना कोई बड़ा अफरा तफरी हो जाएगी। अगर करना है तो पूरे मुल्क में होना चाहिए। जनरल साहब, देखिए ये बिजनेस का असूल ये नहीं है। बिजनेस में फ्री मार्केट होती है और मार्केट खुद जो तयन करती है कीमत का, और ये तो असूल हो गया। लेकिन उसके साथ साथ मुसाबकती कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कार्टेल न बनने दे, क्योंकि यहाँ पे जो चीनी की कीमतें हो रही हैं वो यही है कि इनकी एसोसिएशन और उसके जरिए ये कार्टेल करके या होल्डिंग करके तो कीमतें मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन के ऊपर जुर्माने या सजा उसकी होनी चाहिए, जो कि है कानून में मौजूद है, लेकिन वो मुसाबकती कमीशन जो है उसको चाहिए कि वो अपने आप को सर्ट करे और ये इस मैकेनिज्म के तहत इंश्योर करे कि जो मुनासिब कीमत है उसके ऊपर चीनी दस्तयाब हो। ठीक है, अतर काज़मी। देखिए, अगर हुकूमत खुद चीनी की पैदावार कर रही है फिर तो वो कीमत का तयन करे। फ्री मार्केट में तो ये मुश्किल हो जाएगा। आप एक सूबे में कर रहे हैं, दूसरे सूबे में महंगी बिक रही है। वैसे भी खाने पीने की जितनी चीजें हैं वो सिंध में सबसे ज्यादा महंगाई है, तो वो तो यहाँ से सारी चीजें फिर उधर चली जाएंगी पंजाब से। तो हुकूमत का ये काम नहीं है, पर मेक श्योर करे कि कोई जिसे कहते हैं नाजायज मुनाफा ना कमाए इस पे। नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए सलमा, बात यह है कि मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि क्या हमारे मुल्क का मसला चीनी है? किस तरह लोगों को चीनी के पीछे लगा दिया गया है। चीनी अयूब साहब के ज़माने में भी 4 आने महंगी हुई थी तो उस वक्त उनकी गवर्नमेंट टॉपल हो गई थी। हर हुकूमत में अभी 3-4 साल पहले तक 36 से 40 आप देखें 36 से 40 थी। तो ये असल में ये जो स्टोरेज है उसकी जो सप्लाई चेन है इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। अब देखें 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है वो खुद मुख्तार हैं बहुत सारी चीज़ों में। भाई अपने अपने इलाकों में कंट्रोल करें। अगर पंजाब में शुगर ज़्यादा पैदा हो रही है तो वहाँ सस्ती मिलेगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा या सिंध में कम हो रही है या बलूचिस्तान में पैदा ही नहीं हो रही तो वहाँ तक जब ट्रांसपोर्टेशन होगी तो ये प्राइस फिक्स करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये क्या करते हैं? असल में इनका होता है कि उन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है। ये जाएँ शॉप्स के ऊपर जाके प्राइस कंट्रोल करें। वफाकी हुकूमत या दूसरे जो इदारे हैं उनका काम तो ये नहीं है कि वो आटा चीनी के पीछे भागते रहे। बैरूनी मामला बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मामला हैं और हुकूमत को चलाने के बहुत मामला होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो हमेशा देखा गया कि छोटे छोटे मसलों के अंदर जो है वो आवाम को उलझाए रखते हैं और बड़े बड़े मामले जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। इसमें सट्टेबाजी हो रही है। अब ये नया मतलब ट्रेंड पता चला है तो जो इसकी होर्डिंग होती है उसके ऊपर भी नज़र रखें और सज़ाएं दें। सज़ाएं क्यों नहीं देते? हमें तो स्टोरी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी लंबी बता दी जाती है कि इसने उसके अकाउंट में शिफ्ट किए, उसने सट्टा खेला, ये माफिया है। हम थक गए ये चीज़ें सुन सुन के। इसका कोई सद्देबाब निकलना चाहिए, सज़ाएं होनी चाहिए ताकि आइंदा ये चीज़ें ना हो। ठीक है। NBC, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जिसका शुमार जो है वो ऐसे मुल्कों में होता है जहाँ पर वसी पैमाने पर गन्ना पाया भी जाता है और इससे मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी हो सकती हैं। आपने गन्ने की कीमत, चीनी की कीमत मुकर्रर करने की बात की, तो क्या वो कीमत आज से 3-4 साल पहले की जो कीमत थी उसके कुछ बराबर नहीं होनी चाहिए? अभी तो 110 रुपए किलो मिल रही है। मुमकिन नहीं है ये, बिल्कुल जो आप बहुत आइडियल बात है ये। PNA की तहरीक में PNA ने कहा था कि हम 1970 की कीमतें वापस लाएंगे। जनरल साहब गवाह होंगे इस बात के। वो ला ही नहीं पाए बल्कि खुद ही उड़ गए वो। तो ऐसा नहीं होता है। जो कीमत आ गई है एक बार, जो कीमत है इस वक्त वही रहेगी। असल बात यह है कि सट्टेबाजी आज की बात नहीं है।
सट्टेबाजी बहुत पुरानी बात है। इनको मालूम हुआ होगा हमारे एहतसाब ब्यूरो के बाबा को कि सट्टेबाजी हो रही है, कोई व्हाट्सएप चैट पड़ी, बहुत पुरानी बात है। गंदुम में भी हो रही है। गंदुम सिंध के अंदर 2000 रुपए ले रहे हैं, पंजाब में 1800 का है। तो अब जब ये फर्क आएगा ना, तो ये फर्क स्मगलिंग को फरोग देता है। पुरानी कीमतें वापस नहीं आ सकती, ये बात तय है। नई कीमत में गुजारा करें, नहीं कर सकते तो चीनी खाना छोड़ दें। ठीक है, गुजारा नहीं कर सकते तो चीनी खाना छोड़ दें। और हमारे तमाम तजियाकारों का क्या खाना छोड़ दें? एनबीसी बता दें, एनबीसी अंडे छोड़ दें, अंडे छोड़ दें, मुर्गी गोश्त छोड़ दें, दालें छोड़ दें, दालें छोड़ दें, सांस लेना छोड़ दें। एनबीसी बता दें क्या क्या छोड़ दें। चावल छोड़ दिए, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या क्या छोड़ दें। छोड़ दी, सांस लेना छोड़ दी भाई, सांस सब कुछ ही छोड़ दें एनबीसी फॉर्मूले के तहत। छोड़ दिया ना। वैसे बहुत सारी चीजों का इलाज ये है कि छोड़ दी जाए। सो वर्दी साहब भी कह रहे हैं कि क्या क्या खाना बहुत कुछ महंगा हो गया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।